पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनका ये मानना है कि ज़िया-उल हक बड़ा ही अच्छा इंसान था। ज़िया-उल हक वॉज एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। उसने लोगों के लिए, जो आम पॉपुलेशन है, उनके लिए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इस्लाम के लिए भी खिदमत सरेअंजाम दी है। ये तो बाद में लोगों का प्रोपेगेंडा था जिन्होंने ज़िया-उल हक की जो इमेज है वो ख़राब करने की कोशिश की। ये लेफ़्ट विंग के पॉलिटिशियंस थे, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने डेलिबरेटली ज़िया-उल हक का इमेज ख़राब किया है। ज़िया-उल हक असल में बहुत ही अच्छा इंसान था। इस बात में कितनी हकीकत है? क्या ज़िया-उल हक वाकई में अच्छा इंसान था या ही वॉज अ मॉडर्न टायरेंट? मैं बताऊंगा आपको फैक्ट्स के साथ इस वीडियो में। बाद में आप खुद डिसाइड करना कि असल में ज़िया-उल हक क्या था। एक पीसफुल इंसान था, अच्छा इंसान था, पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ किया उसने पॉजिटिवली, या एक मॉडर्न टायरेंट था। मैं फैक्ट्स बताऊंगा आपको सारे, फिर आप डिसाइड करना बाद में, एज आई टोल्ड यू बिफोर। अब इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो भी मैं कहूँगा ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस नहीं है। जो भी कहूँगा मैं वो रेफरेंसेस बुक्स से बैक्ड होगा। मेरे पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये बात तो सबको पता है कि 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़िया-उल हक को अपॉइंट किया था। सीनियरिटी लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं देखी थी। किन बुनियाद पर अपॉइंट किया था? क्योंकि अकॉर्डिंग टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो ज़िया-उल हक था, ही वॉज पायस, ही वॉज प्रोफेशनल एंड अ ट्रू पेट्रियट अकॉर्डिंग टू जुल्फ़िकार भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लगा था कि ऐसा इंसान है ज़िया-उल हक। पहले पहले तो सही काम कर रहा था। हाउएवर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगेंस्ट जो पार्टी थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, 1977 में। दे टुक टू द स्ट्रीट्स, सड़कों पर आ गए। क्यों? क्योंकि अपेरेंटली जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 के इलेक्शंस रिग किए थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंक्रीजिंगली अथॉरिटेरियन बनता जा रहा था। इसी वजह से पॉलिटिकल स्पेस काफ़ी हीटअप हो गया और आर्मी ने इंटरवीन किया टू मीडिएट बिटवीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हिज रजीम एंड द अपोजिशन। मीडिएशन भी कोई ख़ास कामयाब नहीं हुई एंड दैट्स वाई हीटअप हो गया मामला काफ़ी ज़्यादा। एंड बाद में ज़िया-उल हक 4 जुलाई को इंटरवीन करता है। पहले पहले अपने कॉप्स कमांडर को ये मैसेज सेंड करता है कि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ। बाद में 11 PPP के सीनियर मेंबर्स को अरेस्ट करता है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और अपोजिशन के लोगों को भी करता है टू अपीयर न्यूट्रल। बाद में तो रिलीज़ कर देता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और ये भी अनाउंस करता है कि मैं 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस करवा रहा हूँ। अब हसन अस्करी जो हैं, उनकी एक किताब है, किताब का नाम है मिलिट्री, स्टेट एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान। हसन अस्करी कहते हैं कि द मिलिट्री डिड नॉट विजुअलाइज एनी प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजिंग न्यू इलेक्शन within 90 days and transferring power to the PNA, which was in their estimation bound to win forthcoming polls। इसका मतलब ये है कि मिलिट्री को अपेरेंटली ऐसा लगा था कि जो PNA है ना, वो नेक्स्ट इलेक्शन जीत जाएगी, बिकॉज पब्लिक सेंटिमेंट भुट्टो के साथ नहीं है। भुट्टो हैज़ बिकम मोर एंड मोर अथॉरिटेरियन, इसी वजह से PNA जीत जाएगी। एंड दैट्स वाई जो ज़िया-उल हक है उसने अनाउंस किया कि 90 डेज़ के अंदर हम इलेक्शंस करवा रहे हैं। हसन अस्करी ये कहते हैं। लेकिन जब भुट्टो को रिलीज़ किया गया ना, तो भुट्टो ने ट्रायम्फेंट टूर्स किए लाहौर में, कराची में, मुल्तान में और भी सिटीज़ में। ज़िया-उल हक को पता चल गया कि भुट्टो की जो सेंटिमेंटल अपील है वो अभी तक कंप्लीट है, वो अभी तक पुरजोश है, ज़्यादा लोग उसके साथ हैं, पॉपुलैरिटी उसकी इंक्रीजिंगली इंक्रीज़ होती जा रही है। इसी वजह से भुट्टो ने भी मौके का फ़ायदा उठा के ज़िया-उल हक को थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट में, टूर्स में, कि मैं ज़िया-उल हक को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसने मेरे ऊपर अटैक किया है और ये ज़िया-उल हक और PNA जो पार्टी थी, जो अपोजिशन थी भुट्टो के खिलाफ, इनकी मिली भगत है, कंस्पिरेसी कर रहे हैं मेरे खिलाफ, इसी वजह से मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसे स्लोगन्स और ऐसे बयान सुनकर जो ज़िया-उल हक हैं, उसने सोचा कि यार ये तो मेरे खिलाफ जा रहा है, अगर भुट्टो फिर से गवर्नमेंट में आ गया तो मैं तो नहीं बचूंगा। और इसी वजह से ज़िया-उल हक ने भुट्टो के खिलाफ एविडेंस फैब्रिकेट करवाए। नंबर 1 एविडेंस वाज कि जो इलेक्शन थी 1977 की, वो भुट्टो ने रिग की हैं। नंबर 2, एक अहमद रज़ा कसूरी थे, उनको मर्डर करवाया है भुट्टो ने। ही वॉज फॉर्मर एसोसिएट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये प्रूव हो गया था एंड दैट्स वाई 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज हैंग। इन्हीं बुनियादों पर अरेस्ट करवाया था फिर से ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। अब जब फाइनली भुट्टो को अरेस्ट कर दिया था तो 1 सितंबर को ज़िया-उल हक अनाउंस करते हैं कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड किया जा रहा है एंड मार्शल लॉ इज़ बीइंग इन्फोर्स्ड, और ये कहा कि 90 डेज़ के अंदर हम इलेक्शंस करवाएंगे। ये फिर से कहा था।
अनाउंस किया था, लेकिन बार बार ऐसा प्रीटेक्स्ट, ऐसे बहाने आ रहे थे ज़ियाउल हक के, इलेक्शंस नहीं हो पा रही थी। एंड हुआ कुछ यूँ कि सोने पे सुहागा ज़ियाउल हक के हिसाब से कि सोवियत यूनियन जो थी इट इन्वेडेड अफगानिस्तान, जिस पर ज़ियाउल हक की जो इम्पोर्टेंस है और आईएसआई की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा हो गई। और आईएसआई को जितना ज़ियाउल हक ने यूज़ किया है ना, उतना ना किसी पॉलिटिशियन ना किसी पहले वाले डिक्टेटर ने यूज़ किया है। एक तो CIA और आईएसआई की अलायंस थी टू काउंटर सोवियत यूनियन, वो अलग था, लेकिन आईएसआई को इस वजह से भी यूज़ करता था ज़ियाउल हक कि अपोजिशन को देख सके, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख सके और ये भी देखे कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या चल रहा है। बिकॉज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं थी ज़ियाउल हक को। बाद में ये जमात इस्लामी वालों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनके भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे ऑब्वियसली। तो ज़ियाउल हक ने क्या किया बाद में कि उसने बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ का सहारा लिया, रिलीजन का सहारा। कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रहा, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी इस्लाम के हिसाब से नहीं है, मैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाऊंगा और मैं पाकिस्तानी सोसाइटी को इस्लाम से भर दूंगा। ये कहा था ज़ियाउल हक ने। इस वजह से कहा था ऑब्वियसली बिकॉज उसके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट ही नहीं थी, ना ही लोगों का सेंटिमेंट उसके साथ था। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके खिलाफ, जिसकी वजह से MRD मूवमेंट स्टार्ट हुई, लोग सड़कों पे निकले एंड इट वाज बेस्ड इन सिंध, ज़्यादातर सिंध में बेस्ड थी। ये मैं आगे चल के इसकी बात करूंगा। तो मल्टीपल टाइम्स ज़ियाउल हक ने भुट्टोज़ को भी अरेस्ट करवाया, कभी हाउस अरेस्ट करते थे, कभी जेल में इम्प्रिजन करते थे, और नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को, जिसकी वजह से जो इनके दो भाई हैं बेनज़ीर के, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, वो सेल्फ एग्जाइल में चले गए टू अफगानिस्तान, काबुल में रहने लगे। और बाद में अल जुल्फ़िकार ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली टू काउंटर ज़ियाउल हक। इस ऑर्गेनाइजेशन पे बाद में ये इल्ज़ाम भी लगा था कि उन्होंने प्लेन हाईजैक किया है। मुर्तज़ा भुट्टो ने ये एलिगेशंस डिनाई की थी। हाउएवर एक मिसाइल अटैक किया था ज़ियाउल हक पर, वो उन्होंने माना था। अब इस पर ना ज़ियाउल हक को प्रीटेक्स्ट मिल गया, फिर से बहाना मिल गया। 6000 प्रिजनर्स इम्प्रिजन किए थे, पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे, जो पॉलिटिशियंस थे या जो कारकुन थे सियासी, उनको अरेस्ट किया। 6000 पीपल, कितना बड़ा नंबर है। और उनको सिर्फ अरेस्ट नहीं किया गया था, काफ़ी लोगों को तो बाद में छोड़ा गया, लेकिन फिर भी 1500 से 2000 लोग वहाँ पे थे, इम्प्रिजन थे, उनको टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर किया गया, ऐसे ऐसे तरीक़ों से टॉर्चर किया गया कि वो बयान करने के भी लायक नहीं है। आप खुद पढ़िएगा, मैं सोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा आपको। एक किताब है ज़मीर न्याजी की, जिसका टाइटल है प्रेजेंट टेंस। उस किताब में लिखा हुआ है कि ज़िया के दौर में जो सेंसरशिप है वो इतनी इंक्रीज़ हो गई थी कि इट वाज अनइमेजिनेबल, इतने एक्सटेंट पे वो ज़्यादा बढ़ गई थी। और एक सिर्फ आर्टिकल जो लोग लिखते थे बलूचिस्तान पर, उनको भी अरेस्ट किया जाता था। बल्कि एक बंदा था सलामत अली, उनको अरेस्ट किया गया था इस पर कि उसने बलूचिस्तान पे एक आर्टिकल लिखा था। जो भी क्रिटिसाइज़ करता था ज़ियाउल हक को, वो अरेस्ट हो जाता था। कोई एकेडमिक से ताल्लुक़ रखता था, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई प्रोफेसर था, सारे अरेस्ट किए जाते थे, टॉर्चर किए जाते थे। उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स होते थे, मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स। दिस इज़ अ ह्यूज जोक, क्या कह सकता हूँ मैं। खैर, ज़ियाउल हक टायरेंट था या नहीं, आप इस एग्जाम्पल से जान जाएंगे। कुछ वर्कर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बोनस नहीं मिला था, बेसिक राइट मांग रहे थे अपना राइट, लेकिन जो मिल ऑनर था उस फैक्ट्री का, वो उन्हें बोनस नहीं दे रहा था, इसी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जो वो मिल ऑनर था, ही वाज फ्रेंड ऑफ ज़ियाउल हक। ये बात है तकरीबन 1979 की, जनवरी 1979 की। तो जो मिल ऑनर है उसने इनवाइट किया ज़ियाउल हक को अपनी डॉटर की वेडिंग पे। ज़ियाउल हक आए और पता नहीं कैसे विदाउट अ सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस ज़ियाउल हक को ये पता चला कि आज वो जो मिल वर्कर्स हैं वो अटैक करने वाले हैं वेडिंग रिसेप्शन पर। एंड दैट्स वाई ज़ियाउल हक ordered paramilitary forces to crush that dissent, to crush those protesters। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो एक पीसफुल मीटिंग के लिए मिल रहे थे और उन पर फायर करना स्टार्ट कर दिया गया बाय द पैरामिलिट्री फोर्सेस, और कंटिन्यूसली 3 आवर्स के लिए फायर चली। 3 आवर्स के लिए काफ़ी लोग मर गए, कुछ इंजर्ड हो गए। लेकिन जब फाइनली फायर रुक गए तो ये नहीं देखा गया कि कौन बचा है, कौन इंजर्ड है, ताकि हॉस्पिटल लेके जाया जाए। नहीं, सारों को ट्रक के अंदर डाल दिया गया और किन को विदाउट कॉफिन्स डिग करके कब्र के अंदर डाला गया और कुछ को तो गटर के अंदर फेंक दिया गया। यस, अब ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल लग रहा है, बिल्कुल विदाउट एनी ट्रूथ लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। मैं सोर्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। अगेन आई एम सेइंग। इसके बाद ये आता है कि अयूब की तरह, जो अयूब थे हमारे पहले डिक्टेटर, उनकी तरह ज़ियाउल हक भी अवार्ड करते थे अपने
लॉयलिस्ट को। अयूब करते थे ना कि जो लॉयल था उनको काफ़ी ये पैसे वगैरह दिया करते थे, मिलियनियर बना देते थे। ज़ियाउल हक वेंट स्टेप फर्दर, वो काफ़ी पर्क्स देते थे जो भी उनके लॉयलिस्ट थे, हर जगह हर फील्ड में। इतना कि शुजा नवाज़ कहते हैं कि ज़िया के अंडर ही ये मिलियनियर क्रॉप आया था, जो मिलिट्री के अंदर लोग हैं वो मिलियनियर्स बन गए और बाद में उन्होंने अपने ब्रांड्स वगैरह खोले। आप सबको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1981 फरवरी में एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, MRD मूवमेंट, जिसका मतलब है मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, विच वॉज लेड बाय PPP। 8 पार्टीज मिले थे कराची के अंदर 8 फरवरी के दौरान, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट अ मूवमेंट और हम ज़ियाउल हक को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से ये जो सारी एक 8 पार्टी अलायंस थी वो उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की। हाउएवर ज़ियाउल हक को प्रीटेक्स्ट मिला था, मैंने आपको बताया कि जो जुल्फ़िकार ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज फाउंडेड बाय द सन्स ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने हाईजैकिंग की और उन्होंने मिसल अटैक्स भी किए ज़ियाउल हक पे, जिस पर ज़ियाउल हक को प्रीटेक्स्ट मिला और उसने मरवाया लोगों को। ज़ियाउल हक ने इम्प्रिजन किया 6000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को और भी काफ़ी चीज़ें की। ज़ियाउल हक ने टॉर्चर किया था बाकायदा तौर पे। अब जो MRD मूवमेंट है ना, ये ज़्यादातर बेस्ड थी सिंध में। सिंध में लोग रेजिस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और सिंध की आवाम ऑब्वियसली PPP के साथ थी और भी जो दूसरी पार्टीज थी उनके साथ थी। तो 1983 में अगस्त का महीना था आई थिंक, ज़ियाउल हक ने 45,000 ट्रूप्स भेजे सिंध के अंदर, जिसकी वजह से 15,000 पीपल वर इम्प्रिजन्ड, जो प्रोटेस्टर्स थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी डिमांड्स मांग रहे थे, हक मांग रहे थे, लेकिन ज़ियाउल हक ने उन्हें क्रश करने की कोशिश की। कितने थे? 15,000 प्रिजनर्स थे। 15,000 ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी वजह से ज़ियाउल हक को ये तो अंदाज़ा हो गया कि मैं पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो मेरे सपोर्ट में नहीं है, इसी वजह से अब कुछ रेफरेंडम वगैरह करवाना पड़ेगा, कुछ झूठा खेल खेलना पड़ेगा, जैसे अपीयरेंस में अपेरेंटली ऐसे लगे कि जो आवाम है वो मेरे साथ है। रेफरेंडम अनाउंस किया 1984 में। अब रेफरेंडम इतना, मतलब इससे बड़ा जोक क्या होगा। उसमें रेफरेंडम में सवाल ये था आवाम से कि क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम को इन्वोक किया जाए और जो आपका प्रेसिडेंट है ज़ियाउल हक वो रूल करे और इस्लाम को सही तरीके से फैलाए, इस्लामिक इंजंक्शंस के हिसाब से पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करे। ये था रेफरेंडम का सवाल। अब जो टर्न आउट था ना वो काफ़ी डिसमल था, डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी उस वक्त फैब्रिकेट की गई थी, 62 बताया गया, 62% टर्न आउट। पाकिस्तान की पॉपुलेशन में से 62% लोग आए और उन्होंने जाके वोटिंग की। इसमें जिन लोगों ने यस कहा, मतलब जो अग्रीड थे ज़ियाउल हक से, वो कितने थे पता है? 97%। इससे बड़ा जोक क्या होगा। असल कॉमेडी तो ये है, इनको देखा करें यार, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, आपको इतनी कॉमेडी मिल जाएगी। इससे बड़ा जोक क्या होगा। अब ज़ियाउल हक डीम्ड कि 5 ईयर्स के लिए ही इज़ हेयर। 1985 में इसने इलेक्शंस करवाई, जिसका बॉयकॉट किया था बाय द वे। MRD मूवमेंट के जो भी अलाइंड पार्टीज थी ना, उन्होंने बॉयकॉट किया था। लैंड ऑनर्स वगैरह जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो अफोर्ड कर सकते थे इलेक्शंस में कंटेस्ट करना। कैंडिडेट सारे लैंड ऑनर्स ही थे, बीट प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली। और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को भी फिर से इन्फोर्स किया ज़ियाउल हक ने। ऑब्वियसली ये भी एक बहाना था टू शो द पब्लिक कि मैं आपके साथ हूँ। लेकिन 8th अमेंडमेंट का आप सबको पता होगा। 8th अमेंडमेंट ये कहती है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, कि जो प्रेसिडेंट है मतलब ज़ियाउल हक, वो प्राइम मिनिस्टर को भी डिसमिस कर सकता है, नेशनल असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकता है। ये अथॉरिटी दी गई थी प्रेसिडेंट को अंडर अमेंडमेंट नंबर 8। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ अनाउंस किया था ना, 1979 अक्टूबर का महीना था आई थिंक, तो उसने 2 रेगुलेशंस भी इन्फोर्स की थी। अब रेगुलेशंस वो जोक हैं खुद ही में, वो उससे बड़ी कॉमेडी नहीं हो सकती। मैं बता रहा हूँ क्या अनाउंस किया था। टोटल इम्प्यूनिटी दी गई ना आर्मी को और बैन किया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ को। जो रेगुलेशन नंबर 13 थी उसमें ये लिखा गया, ये ऑर्डर दिया गया कि नो पर्सन shall by word either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise bring or attempt to bring into hatred or contempt or excite or attempt to excite disaffection towards the armed forces or any member। मतलब कोई भी डिसेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगेंस्ट द आर्मी। ज़ियाउल हक को कोई कुछ भी नहीं कहेगा, अगर कहा तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस।
अब इसमें 14 जो रेगुलेशन है वो बताता हूँ मैं आपको। नो पर्सन शल इन एनी मैनर whatsoever directly or indirectly indulge or participate in political activity। कोई भी political activity में participate नहीं कर पाएगा। ये regulations थी 13 और 14 ज़िया-उल-हक ने इंट्रोड्यूस की थी जब उसने मार्शल लॉ अनाउंस किया था। अब पास फॉरवर्ड टू 1985 जो ज़िया-उल-हक के हैं वो एक सिंधी बंदे को अपॉइंट करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये थे मोहम्मद खान चुनेजो, इस होप में कि MRD की मूवमेंट जो है वो इतना नहीं चलेगी बिकॉज सिंधी को मैंने अपॉइंट किया है, अब इतनी वो विगर में नहीं होंगी, सिंधियों के सेंटिमेंट्स इतने हर्ट नहीं होंगे अब। लेकिन ही वॉज रॉन्ग। जो मोहम्मद खान चुनेजो है ना, ही वॉज नॉट टू बी हिज पपेट, वो अपनी ही चलाता था। इवन जो सजेशन दी थी ज़िया-उल-हक ने जुनेजो को कि ये अपने कैबिनेट में ना आदमी लगाओ, नहीं मानी। जुनेजो ने बिल्कुल भी नहीं मानी, अपने आदमी लगाए एक्सेप्ट 1 और 2, ठीक है। और जुनेजो ने बहुत कोशिश की टू ब्रिंग बैक पॉलिटिकल वर्कर्स, टू ब्रिंग बैक पॉलिटिकल पार्टीज़, और वो सक्सेसफुल भी हुए बिकॉज मूवमेंट ही इतनी स्ट्रांग हो गई थी। बेनज़ीर वापस आ गई थी, उसका ट्रायम्फेंट कम बैक हुआ था और लोगों ने अप्रिशिएट किया था, एक्नॉलेज किया था उसके वर्क्स को, उसके एफ़र्ट्स को। इस वजह से ज़िया-उल-हक को भी पता चल गया कि भाई मेरी बस की बात नहीं है, एंड दैट्स वाई जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर वापस आ गई। फिर 1986 में हुआ कुछ यूँ कि असेंबलीज़ में क्रिटिसाइज़ करना लगा ज़िया-उल-हक को, मतलब इतना पावरफुल बन गए अंडर जुनेजो, और गुस्सा आया। ज़िया-उल-हक कैसे बर्दाश्त करता, ये चीज़ बर्दाश्त कैसे थी कि उसके ख़िलाफ़ उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है नेशनल असेंबलीज़ के फ्लोर में। इसी वजह से 1986 में ज़िया-उल-हक ने जुनेजो को डिसमिस किया। प्रीटेक्स्ट क्या दिया, ये भी एक बहुत बड़ी कॉमेडी है। प्रीटेक्स्ट दिया कि कराची में बहुत ही हंगामा है, कराची में स्टेबिलिटी वापस लाने के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर को और नेशनल असेंबली को डिसमिस कर रहा हूँ, डिसॉल्व कर रहा हूँ। कितना बड़ा जोक है ये। कराची से नेशनल असेंबली या प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना। उस वक्त ना मुहाजिर मूवमेंट जो थी वो थोड़ा विगर में थी, लेकिन ये प्रीटेक्स्ट था, बहाना था। उसको अपोजिशन बिल्कुल भी नहीं थी पसंद। इवन जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी ख़रीदे हुए थे ज़िया-उल-हक के। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हर जगह इवन जो CSS में लोग आए थे ना, रिक्रूट हुए थे, वो भी काफ़ी आर्मी ऑफिसर्स थे उस वक्त के। अगर आप 1980 और 1985 का थोड़ा डेटा देखें ना, तो 95 जो लोग हैं वो आर्मी रिक्रूट्स थे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री, जो हमारी सिविलियन इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसमें एक आर्मी ऑफिसर लगाया गया था, रिटायर्ड। ये पहली बार हुआ था। ज़िया-उल-हक जो थे वो चाहता था कि मैं हर जगह हूँ, मेरे जो लॉयल सपोर्टर्स हैं, मेरे ऑफिसर्स हैं, वो हर जगह एक्टिव हों और ऑपरेट करें, ताकि मुझे हर चीज़ की खबर हो, पता चले मुझे हर चीज़ का। अब मैंने बताया आपको, जुनेजो को डिसमिस किया गया और नेशनल असेंबली को भी डिसॉल्व किया गया, और ज़िया-उल-हक ने कहा कि बाद में जो ना इलेक्शंस में करवा रहा हूँ, ये जुलाई में कहा था, आई थिंक जुलाई 1988 में, कि मैं इलेक्शंस करवा रहा हूँ नवंबर में। हाउएवर अगस्त में एक प्लेन एक्सीडेंट के थ्रू ज़िया-उल-हक की डेथ हो जाती है। आप सबको पता होगा, एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ का तो पता ही होगा आपको। सो इस वजह से ज़िया-उल-हक की डेथ हुई। बाद में PPP की गवर्नमेंट है वो वापस आई एंड डेमोक्रेसी वापस आ गई अपेरेंटली। जो मिर्ज़ा असलम बेग हैं, जो COS बने थे, उन्होंने अनाउंस किया कि हम अब पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले रहे एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेंगे। एक्टिंग जो प्रेसिडेंट था उस वक्त, वो गुलाम इसाक खान को लगाया गया, जो सेनेट के चेयरमैन थे। तो ये थी ज़िया-उल-हक की पूरी बात। और ज़िया-उल-हक अब टैरेंट था या बहुत ही अच्छा इंसान था, उन्होंने लोगों के लिए खिदमात की, काफ़ी अच्छे काम किए और सबके साथ अच्छा चलता था, जो डिसेंट भी बर्दाश्त करता था, इस्लाम के इंजक्शंस के हिसाब से चलता था। ये मुझे आप बताएंगे, मैं तो नहीं बता रहा। और जो ये रेफरेंसेस हैं सारे, वो मैं कमेंट्स में डाल दूँगा। गुड बाय।